स्टेशन में स्टूडेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन उभर के आए जिनका नाम था बोरिस येल्टिस। ये देखिए आप, जो इसमें ब्लू में इनका फेस आपको दिख रहा होगा। इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और इनको काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया जो इनके आसपास है। आप इसमें देखिए, ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ पार्लियामेंट के आगे खड़े हुए हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। रीज़न बीइंग कि ये लोग चाहते थे डेमोक्रेटिक पावर्स के साथ ही रहना, और ये लोग मिखेल गॉर्बाचेव को सपोर्ट कर रहे थे, सो दैट कि जो उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो और हार्डलाइनर्स हैं जिन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, वो उसके अगेंस्ट इस चीज़ को एजिटेट कर रहे थे, यानी कि धरना दे रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि ये हो। तो इसी के दौरान, इस तख्ता पलट के दौरान बोरिस येल्टिस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा। वो चाहते थे बेसिकली कि जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हो, उनको वही डेमोक्रेटिक पावर्स मिले जो वो डिजर्व करते हैं। बोरिस येल्टिस इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो। ही अपोज द कूप। वो इस तख्ता पलट को अपोज कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो। और जैसा मिकेल गॉर्बाचेव कर रहे हैं नेशन के लिए, जिन पॉलिसीज़ पे वर्क कर रहे हैं, रिफॉर्म के लिए वर्क कर रहे हैं, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए, वो ऐसे ही चलता रहे और लोग अपने आप को डेमोक्रेटाइज फील करें। बेसिकली द पीपल ऑफ रिपब्लिक हैड बीन फेड अप with the old style rule of Soviet bloc, and in December 1991, under the leadership of Boris Yeltsin, an elected leader, Russia, Ukraine, and Baltics declared themselves independent. लेटर ऑन बोरिस येल्टिस इवन काफ़ी अच्छे उभर कर आए पॉलिटिक्स में और वो लीडर साबित हुए, और इन लोगों ने अपने आप को वहाँ से यूएसएसआर से अलग कर लिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्रीज बना ली। और क्यों? क्योंकि वो भी चाहते थे कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस की तरह अपने आप को अप टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना, अपने आप को इस तानाशाही वाली, डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट से अलग करना। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्टिस वो लोग अलग हुए और अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशंस डिक्लेयर कर दिया। इंडिपेंडेंट नेशंस यूक्रेन, रशिया और बाल्टिक्स कब हुए थे? ये हुए थे 1991 में, जब कूप हुआ था, जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ने अगेंस्ट मिखेल गॉर्बाचेव लीडरशिप। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी वो किस किसने निभाई थी? बोरिस येल्टिस ने। दैट टाइम ही वॉज द मेन पर्सन हु वॉज इलेक्टेड एज द लीडर। Students, what happened? Power began to shift from Soviet center to the other republics, especially in the more European plan of the Soviet Union. Now, what happened, students? जो जितनी भी पावर थी, अब इसके बाद जब कूप हुआ, इसके बाद जितनी पावर थी वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी सोवियत के सेंटर से। मीन सोवियत सेंटर एज एन जस्ट सी इन दिस मैप, सोवियत सेंटर मीन्स जो ये बीच में था। बीच में क्या था? दिस इज द कम्युनिस्ट पार्टी विच वॉज होल्डिंग ऑल द सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब इसके आसपास क्या था बेटा? छोटे छोटे और भी कंट्रीज थी। जैसे आप ये देखें, यहाँ पे छोटी छोटी कंट्री, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, इस्टोनिया हो गया, रशिया हो गया। तो ये छोटी छोटी और भी कंट्रीज थी। अब क्या हुआ कि ये जो कंट्रीज थी, ये अब अपने आप को डेमोक्रेटिक फील करना चाहती थी। डेमोक्रेटिक फील एज एन, इनको अब टेस्ट लग गया था आज़ादी का, क्योंकि आफ्टर दैट मिखेल गॉर्बाचेव एज अ लीडर, तो वो भी ये चाहते थे कि जो ये वेस्ट की कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी है और ब्रिटेन है, फ्रांस है, जिस तरह से वो रहते हैं हम भी वैसे ही रहें। हम भी अपने आप को टेक्निकली उतने ही एडवांस करें, उतने ही मॉडर्नाइज तरीके से रहें। तो वो अब क्या करने लगी थी? ये देखिए, साइड की हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट की जो ये कंट्रीज़ हैं, ये धीरे धीरे इस बात को लेके उनसे आपस में एक तरीके से इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। तो जो पावर था, जो बीच में सेंट्रल के पास था, वो शिफ्ट होने लगा इन छोटी छोटी कंट्रीज में। अब क्या हुआ? जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थे, डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत यूनियन। अब जो सेंट्रल एशियन थे, सेंट्रल एशियन कौन सी होगी स्टूडेंट्स? इस मैप में देखिए आप, जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये वाली जो कंट्रीज थी, ये नहीं चाहती थी कि ये इंडिपेंडेंट हो कंपैरेटिवली टू दीज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। रीजन मीन कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी स्टूडेंट्स,
ये जो कंट्रीज थी ये रिच थी कंपैरेटिवली टू दी सेंट्रल वन, कजाकिस्तान वगैरह से थी, ये रिच थी। अब क्या हुआ, और जो ये वाली थी कजाकिस्तान वगैरह, ये पुअर थी। अब कोई भी किसी भी तरह का ट्रेड होता था, किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, प्रोडक्शन होता था, तो ये कंट्रीज तो टैक्स देती थी और मेहनत करती थी, और ये कंपैरेटिवली टू दीज कंट्रीज रिच थी। तो ये अपना जो एम रखते थे, थॉट प्रोसेस रखते थे, ये कंपैरिजन रखते थे, वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ रखते थे, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को मॉडर्नाइज ज़्यादा होने की कोशिश करते थे, उन्हीं की तरह जीना चाहते थे, उन्हीं की तरह डेमोक्रेटिक फील करना चाहते थे, उन्हीं की तरह टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते थे। वेर एज जो ये थी, जो सेंट्रल कंट्रीज थी, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसी, ये गरीब थे, ये पुअर नेशन थे। दूसरा, इनका रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट था। इधर की तरफ ज़्यादातर मुस्लिम्स और ज्यूज़ थे, और उधर की तरफ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा फॉलो की जाती थी, गोरे थे। तो उनका कल्चरल डिफरेंस था, रिलीजन डिफरेंस था। तो इसलिए जो लाइक कहते हैं ना, मेंटालिटी का बहुत फ़र्क था, लिविंग लाइफस्टाइल का बहुत फ़र्क था। तो वो लोग ये कहने लगे कि अर्न हम करते हैं, टैक्स हम देते हैं, सारा पैसा कहाँ चला जाता है, सेंट्रल कंट्रीज के पास चला जाता है। तो वो ये नहीं चाहते थे। इस वजह से क्या होता था कि जो सेंट्रल कंट्रीज हैं ये वाली, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसी, इन्हें कुछ करना नहीं पड़ता था, और ये सारी चीज़ों का एडवांटेज उठा रहे थे। तो ये इसलिए यूएसएसआर के साथ रहना चाहते थे, सोवियत यूनियन के साथ, ये उनसे अलग नहीं होना चाहते थे। पर जो ये वाली थी, साइड वाली जितनी भी यूक्रेन वगैरह, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ये अपने आप को वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की तरह ही आगे बढ़ते देखना चाहते थे।